Hindu editorial, 14th August 2021. Slanting posts. Social media platforms should have the same standards for the rulers and the opposition. स्लैंटिंग पोस्ट मतलब इस तरह की ट्विटर पे जो पोस्ट की जाती हैं जिसका कुछ अर्थ कुछ दूसरा होता है, जो दिखा जा रहा है उससे फर्क होता है, जो थोड़ा टिल्ट होता है, जिसमें थोड़ा स्लैंट होता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के वही स्टैंडर्ड होने चाहिए देश के रूलर्स के लिए जो कि अपोजिशन के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं या जो मानक होते हैं। ये नहीं कि एक स्टैंडर्ड उनके रूलर्स के लिए, दूसरे स्टैंडर्ड्स अपोजिशन के लिए। Several Twitter handles associated with the Congress and its leaders, including its former president Rahul Gandhi, were blocked by Twitter in the last few days for violating its user policy and the law of the land. बहुत से ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो कि जुड़े हुए थे कांग्रेस के साथ और उसके लीडर्स के साथ, जिसमें कि उसके भूतपूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी भी शामिल थे, उनको ट्विटर के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था पिछले कुछ दिनों में। उनकी जो यूजर की नीति है उसका उल्लंघन करने के लिए और देश की लॉ का उल्लंघन करने के लिए। The violation pertains to posts shared by these handles that identified the family of a child who was allegedly raped and murdered in Delhi. ये जो उल्लंघन था, ये ऐसे ट्विटर पोस्ट से मतलब रखता था जो कि इन ट्विटर हैंडलों ने शेयर की थी, जिसमें उस बच्चे की फैमिली को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, जिनका कि जिस पे कि इसके बारे में एलिगेशन था कि वो बच्चे का रेप और मर्डर कर दिया गया था दिल्ली में। The platform has since revealed that the NCPCR brought the violation to its notice. ट्विटर प्लेटफॉर्म ने तब से ये बात का खुलासा किया है कि एनसीपीसीआर ने इस उल्लंघन को उनके नोटिस में लेके आए थे। A petition in the Delhi HC seeking legal action against Mr. Gandhi has pointed out that his post was in violation of Section 74 of the Juvenile Justice Act 2015 and Section 23(2) of the POSCO Act 2012, both of which mandate that any material that might reveal, directly or indirectly, the identity of a child victim of a crime shall not be published. एक पेटिशन जो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई है, जो कि लीगल एक्शन प्राप्त करने की कोशिश कर रही है मिस्टर गांधी के खिलाफ, उस पेटिशन ने पॉइंट आउट किया है कि उनकी ये पोस्ट थी, ये सेक्शन 74 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, उसका उल्लंघन कर रही थी, और सेक्शन 23(2) है पॉस्को एक्ट का 2012 के, उसका भी उल्लंघन कर रही थी। ये दोनों ही कानून जो हैं ये जरूरी करते हैं कि कोई भी मटेरियल जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुलासा कर देता है किसी बच्चे की आइडेंटिटी का, जो बच्चा हताहत हुआ है, जो विक्टिम हुआ है एक क्राइम का, तो ऐसा कोई भी मटेरियल पब्लिश नहीं किया जाएगा। एडिशनली द पोस्ट ऑल्सो वायलेटेड ट्विटर्स ओन रूल्स, और इसके अलावा इस पोस्ट ने ट्विटर के अपने रूल्स का भी उल्लंघन किया था। The Congress has not addressed the substantive question raised by the platform regarding these violations. कांग्रेस ने इन वायलेशंस के बारे में जो मुख्य क्वेश्चन है उसका कोई जवाब नहीं दिया है। It has alleged double standards by the platform and questioned its impartiality. उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ट्विटर प्लेटफॉर्म के जो मानक हैं उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं और उनकी इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाया है कि वो पार्शल हैं, इम्पार्शल नहीं है। पार्शल होना का मतलब कि किसी एक पार्टी का पक्ष लेना। दैट इज नॉट अ मैच्योर रिस्पॉन्स। तो ये कोई एक मैच्योर प्रतिक्रिया नहीं है कांग्रेस की।
The party transgressed the norms of discussion in a sensitive case in its campaign. एक संवेदनशील केस में जो मुहिम पार्टी कर रही थी, उसमें उन्होंने अपने चर्चा के जो नियम हैं उनके पार चली गई. It must, without qualifiers, accept that mistake and commit to better standards in social media campaigns. तो पार्टी को ये चाहिए कि बिना कोई शर्त, बिना किसी क्वालिफायर को लगाए अपने सेंटेंस में सीधा सीधा अपनी मिस्टेक को स्वीकार करे और सोशल मीडिया की मुहिम में बेहतर स्टैंडर्ड्स की तरफ अपना कमिटमेंट जाहिर करे. Twitter had flagged posts on several handles associated with the BJP in May, which were intended to target the Congress as manipulative media. ट्विटर ने ऐसी पोस्ट को फ्लैग किया था, चिन्हित किया था, जो कई हैंडल्स पे की गई थी जो कि बीजेपी से जुड़े हुए थे मई में, जिनका मंशा ये थी कि कांग्रेस को टारगेट किया जाए कि कांग्रेस एक मैनिपुलेटेड मीडिया है. और बीजेपी एंड द सेंटर took umbrage over the decision, claiming that only a police investigation could establish whether the content was altered. बीजेपी और सेंटर ने इस ट्विटर के डिसीजन पे गुस्सा जाहिर किया था और उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन व्यक्त किया था और उन्होंने दावा किया था कि केवल पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही ये स्थापित कर सकता है कि कोई कंटेंट जो बीजेपी के या उनके एसोसिएटेड हैंडल्स द्वारा डाला गया था, क्या वो बदला गया कि नहीं बदला गया है. Twitter insisted that it had its own mechanism to check whether files uploaded in the platform were tinkered with. लेकिन ट्विटर ने ये आग्रह किया कि उनके पास अपना तरीका है, अपना मैकेनिज्म है चेक करने के लिए कि कोई भी फाइल्स जो अपलोड की गई हैं प्लेटफॉर्म पे, क्या उनसे कोई छेड़खानी की गई है. Herein lies the core conflict between the state and the private companies over controlling the information flow in a democratic society. यहाँ पर मुख्य कॉन्फ्लिक्ट है, मुख्य भिड़ंत होती है स्टेट और प्राइवेट कंपनीज के बीच में उस इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए के बारे में जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, जो भी प्रजातंत्र में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, जो लोकतंत्र में इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के विषय पे. Both the state and the companies invoke public order and interest to justify their control over information. But the protocol for exercising that enormous power over lives remains open to question. राज्य भी और कंपनीज भी ये दोनों ही आह्वान करती हैं पब्लिक ऑर्डर और इंटरेस्ट का, पब्लिक इंटरेस्ट का भी, कि जिससे वो जायज ठहरा सकें अपने खुद के कंट्रोल पे इंफॉर्मेशन के ऊपर. लेकिन इतना ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करने जो लाइफ पे, जो जीवनों पे, जिंदगियों पे एक्सरसाइज किया जाता है, इसके बारे में प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, रूल क्या होना चाहिए, तौर तरीका क्या होना चाहिए, ये बात जो है खुली है क्वेश्चन करने के लिए. Additionally, private companies also claim a right to unilaterally decide their user policy. और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज जो है ये भी दावा करती हैं कि उनका अधिकार है कि वो खुद डिसाइड कर सकती हैं कि उनके यूजर्स के बारे में उनकी क्या पॉलिसी है. This raises the pertinent question of whether a private company that is providing a service that is essential, connectivity in this instance, can set the terms of usage arbitrarily. इससे एक बड़ा सुसंगत क्वेश्चन उठता है, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बड़ा जरूरी है जिसके बारे में सोचना, कि क्या एक प्राइवेट कंपनी जो कि एक एसेंशियल सर्विस दे रही है, एक जरूरी सर्विस दे रही है, जो कि इस उदाहरण में कनेक्टिविटी वाली सर्विस है जो लोगों को आपस में कनेक्ट करती है, क्या वो अपने इस्तेमाल के शर्तों को अपने हिसाब से बिना किसी कारण बताए या बिना किसी कारण के कोई भी शर्तें रख सकती है इस्तेमाल की. The state has often shown itself unable to control speech in a fair and even-handed manner.
राज्य ने अक्सर ये दिखाया है कि वो स्वयं जो है अक्षम है कि वो बोलचाल को या बोलने को एक फेयर और इवन हैंडेड तरीके से कंट्रोल कर पाएगी. It does even willfully misuse such powers going by experience. और बल्कि वो जानबूझकर भी ऐसे पावर्स को, बोलने के पावर्स को मिसयूज भी करती है, अगर हम अनुभव के हिसाब से देखें. The age of acceleration has thrown up many such complicated moral and governance questions that society needs to resolve. हम जिस युग में हैं वो एक्सेलरेशन का युग है, जो तेज गति का युग है. और इस तेज गति के युग ने बहुत से जटिल नैतिक और गवर्नेंस के सवालों को, देश के संचालन के सवालों को उठाया है, जो कि सोसाइटी को, जिसके बारे में समाज को जरूरत है उनको सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए, या उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए. In the meantime, state agencies must exercise control over speech only in the rarest instances, for the briefest periods, and in the most transparent manner. और इसी बीच में जब तक ये सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तब तक जो राज्य की एजेंसीज हैं उनको स्पीच के ऊपर कंट्रोल करना जो है वो बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस, रेयर घटनाओं में ही करना चाहिए, और कम से कम पीरियड के लिए करना चाहिए, और बहुत ही पारदर्शक तरीके से करना चाहिए. Private companies must be more transparent in enforcing their guidelines and reassure users that their standards for those in power and those in the opposition are one. और जो निजी कंपनीज हैं उनको भी और पारदर्शिक होना चाहिए अपनी गाइडलाइंस को एनफोर्स करने में, और वो जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यूजर्स, उनको आश्वस्त उनको करना चाहिए कि वो ऐसे स्टैंडर्ड सेट करेंगे उन लोगों के लिए जो पावर में है, और उन लोगों के लिए जो अपोजिशन में है, उनके जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे दोनों के लिए एक ही रहेंगे. सेकेंड एडिटोरियल, अफगान ट्रेजेडी. अफगानिस्तान की त्रासदी. The Taliban are on the verge of re-establishing their murderous regime. तालिबान उस कगार पे है जहां पे अपने मारक रिजीम, अपने मारक राज्य को फिर से स्थापित कर देंगे. With the fall of Kandahar and Herat, Afghanistan's second and third largest cities, to the Taliban, the war in the country appears to have entered an irreversible phase. कंदाहार और हेरत के गिरने के बाद जो अफगानिस्तान की दूसरी और तीसरी बड़ी सिटीज थी तालिबान के हाथ में, जो इस देश में जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो ऐसा प्रतीत हो रही है कि वो एक बिना पीछे आने वाले स्टेज में चली गई है. They already seized Ghazni, a strategically important city on the Kabul-Kandahar highway. उन्होंने गजनी को पहले ही सीज कर लिया था, जो कि रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण सिटी थी काबुल कंदाहार हाईवे पे. The speed with which the Islamist insurgents captured the cities 17 in 8 days is a surprise. जिस स्पीड से ये जो इस्लाम के उग्रवादी थे, जो इंसर्जेंट्स का मतलब जो जो अटैक करके प्रवेश कर जाते हैं, उन्होंने जिस तरह से इन सिटीज को कैप्चर किया था, जो 17 सिटीज को उन्होंने 8 दिन में कैप्चर कर लिया, वो एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है. Troops from the US and the UK are to go back to Afghanistan to evacuate their citizens. US और UK से जो जो उनकी आर्मी थी, वो उसको वापस जाना है अफगानिस्तान से, नहीं, उनको वापस जाना है अफगानिस्तान में, जिससे अपने सिटीजन्स को वो बाहर निकाल सके. The latest US intelligence assessment predicts that Kabul could fall within 90 days. जो बिल्कुल हाल का US इंटेलिजेंस का आकलन है, वो ये पूर्वानुमान कर रहा है कि काबुल गिर सकता है 90 दिनों के अंदर. The Afghan government has reportedly offered a power sharing proposal to the Taliban. अफगान गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने पावर शेयर करने का प्रस्ताव तालिबान को ऑफर किया है. But neither the offer nor the warning from the US and other countries that they
would not recognize the Taliban regime that takes power by force has stopped the militants. लेकिन ना तो इस ऑफर ने, ना ही यूएस की चेतावनी ने और दूसरे कंट्रीज की चेतावनी ने कि वो एक ऐसी तालिबान रजीम को नहीं पहचानेंगे जो कि पावर को फोर्स से लेती है, उसने मिलिटेंट्स को, उग्रवादियों को रोका नहीं है. इन हिज ईद मैसेज, तालिबान सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुनजादा said the Taliban are on the verge of establishing a pure Islamic system in Afghanistan. अपने ईद वाले मैसेज में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह खुनजादा ने कहा कि तालिबान कगार पे है एक शुद्ध इस्लामिक सिस्टम को स्थापित करने के अफगानिस्तान में. It is clear from his words that the military campaigns that the Taliban want the whole of Afghanistan under their command. उनके शब्दों से और उनके मिलिट्री मुहिम से ये बात क्लियर हो जाती है कि तालिबान जो है चाहता है कि पूरा अफगानिस्तान उनके कमांड में हो. Also, why should they make concessions when their offensives are cutting through the government defenses at breakneck speed? और उनको कोई रियायतें क्यों करनी चाहिए जब उनका जो अटैक है वो सरकार के डिफेंस को काटता हुआ जा रहा है और बड़ी तेज गति से जा रहा है. What altered the balance of power in the battlefield was the withdrawal of the US-led international forces. The balance of power को battlefield में, युद्ध क्षेत्र में, इस बात ने बदल दिया था, परिवर्तित कर दिया था, वो था यूएस के द्वारा लेड इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो फोर्सेस हैं उनका विड्रॉल. While the US-Taliban agreement in February 2020 legitimized the jihadists, the American withdrawal gave them a sense of victory. जबकि यूएस तालिबान का जो एग्रीमेंट हुआ था फरवरी 2020 में, उसने जिहादी लोगों को एक जायज ठहरा दिया था और अमेरिकन विड्रॉल जो हुआ उसने उनको एक जीत का समझ दे दी. At no point in talks with the Taliban did the US manage to extract concessions towards a political settlement in Afghanistan. जो टॉक्स यूएस ने अफगानिस्तान तालिबान के साथ किए थे उसमें किसी भी पॉइंट पे यूएस ने कोई रियायतें निकालने में असफल हो गया था एक राजनीतिक सेटलमेंट के लिए अफगानिस्तान के. The American focus was on taking its troops but unharmed, took troops out unharmed, and the Taliban stayed away from targeting Americans even when they continued an assassination campaign inside the country. अमेरिका का फोकस इस बात पे था कि वो अपने आर्मी को बिना किसी हताहत के या कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए बाहर निकालना चाहते थे तालिबान अफगानिस्तान से, और तालिबान दूर रहा था अमेरिकन ट्रूप्स को टारगेट करने से, भले ही वो देश के अंदर एक असैसिनेशन की उसने मुहिम जारी कर रखी थी. On the other side, the US withdrawal has left the Afghan government internally divided and lacking support in rural areas, devoid of its most critical advantage in the war, the air support. दूसरी तरफ जो यूएस विड्रॉल है अफगानिस्तान से, उसने अफगान गवर्नमेंट को अंदर से विभाजित छोड़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके पास सपोर्ट की कमी है, और वो एक जो महत्वपूर्ण एडवांटेज होता है वॉर में, एयर सपोर्ट, उसके बिना है. Overstretched across the cities that were under siege for weeks, their defenses crumbled like a sand castle when the Taliban pressed on. जो जरूरत से ज्यादा खिंचे हुए थे सिटीज में, शहरों में, उन शहरों में जो कि आक्रमण के अंदर थी कई हफ्तों से, तो जो अफगान गवर्नमेंट के जो डिफेंसेस हैं वो टूट गए एक मिट्टी के किले की तरह, एक बालू के किले की तरह, जब तालिबान ने आगे प्रेस ऑन किया. The government of President Ashraf Ghani has long tried to ignore the former warlords in an attempt to shore up the national army. प्रेसिडेंट अशरफ घानी की सरकार ने बड़े लंबे समय से कोशिश किया है कि वो भूतपूर्व जो लड़ाई लड़ने वाले लीडर्स हैं उनको इग्नोर करे, एक ऐसी कोशिश में कि वो राष्ट्रीय आर्मी को मजबूत कर सकें. But when the national forces failed to defend the cities,
Mr. Ghani turned to the ethnic leaders. But it is now too late, as the Taliban are already at the gates of Kabul. लेकिन जब राष्ट्रीय फोर्सेस फेल कर गए अपने सिटीज को डिफेंड करने में, तो मिस्टर घानी उन एथनिक लीडर्स की ओर बढ़े जो अलग अलग सेक्टर्स के वहाँ लीडर्स हैं। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है और तालिबान अब पहले ही तक काबुल के गेट्स पे पहुंच गया है। तालिबान लाइक इन द 1990s प्रॉमिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। 1990 की तरह ही तालिबान ये प्रॉमिस करता है कि वो स्थिरता लाएगा और सुरक्षा लाएगा। But the tragedy is that if they take Kabul, Afghanistan's nearly 40 million population would be subjected once again to one of the most barbaric forms of religious totalitarianism. लेकिन त्रासदी ये है कि अगर वो काबुल को ले लेते हैं तो अफगानिस्तान की करीब करीब 4 करोड़ की जो 40 मिलियन की जो जनता है वो एक बार फिर से एक सबसे जानवरी रूप जो होता है रिलीजियस टोटलिटेरियनिज्म का, जहाँ पे रिलीजन ही सब कुछ होती है, धार्मिक प्रभुता के अंतर्गत वो आ जाएगा। Whatever limited progress and freedoms the Afghans earned over the last 20 years are now at risk of being surrendered to murderous militia with scant regard for human rights. जो भी सीमित उन्नति और फ्रीडम्स अफगान्स ने अर्जित की थी पिछले 20 सालों में, वो अब इस खतरे में है कि वो सरेंडर कर दी जाएगी, वो सरेंडर हो जाएगी एक मर्डरस मिलिशिया के हाथों में, जो कि मानवीय अधिकारों का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं, हार्डली ही मुश्किल से ही कुछ रिस्पेक्ट करते हैं।